India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. A very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है, जारियत है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। उनका मकसद किसी ऐसी जगह पे टारगेट करना था कि जहां पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज हों, आइडेंटिटी उनकी सोल्जर ना हो और वो ये क्लेम कर सकें कि हमने एक टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। वी विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एंड विल सरप्राइज यू एंड आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ वेट। बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हमसाया भारत है वो दुश्मनी में भी बेवकूफ़ी और झूठ का सहारा लेता है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे जो भारत ने दावा किया है कि उन्होंने बालाकोट के इलाके में एक स्ट्राइक की है। इस दावे के बाद पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है और साथ में ही जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चेयर की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस जो अग्रेशन है, भारतीय अग्रेशन, इसका जवाब दिया जाएगा और थ्रेट लेवल भी बढ़ा दिया गया है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जब जो इंडियन एयरप्लेन्स थे वो हमारी हदूद में दाखिल हुए तो जो रिस्पांस आया पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, उसके बाद वो इंडियन प्लेन्स अपना पेलोड छोड़ के निकल गए पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर से। मगर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान जवाब देगा और भरपूर जवाब देगा इस अग्रेशन का। ये दूसरा मौका है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्राइक का दावा किया है। ये जो इंडियन एग्रेशन है और जो पाकिस्तान का जवाब देने का ऐलान है, इससे जो कशीदगी है दोनों मुल्कों के दरमियान ये कितनी बढ़ जाएगी और सिचुएशन कितनी ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जो इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, इसका क्या मतलब है? मैं खुद हैरान हूँ कि इसका क्या मतलब है। हम सोच रहे थे कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स होंगे वो हमें समझा सकेंगे। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी नहीं इसका मतलब पता होगा कि ये क्या है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि नॉन मिलिट्री इन द सेंस के किसी मिलिट्री टारगेट के ऊपर ये कहते हैं, इनका मकसद कहने का ये है कि हमने कोई मिलिट्री टारगेट को हमने नहीं अटैक किया बल्कि नॉन मिलिट्री टारगेट पर अटैक किया, बाय विच दे प्रोबेबली मीन वो क्लेम कर रहे हैं कि ये कोई टेररिस्ट कैंप के ऊपर इन्होंने अटैक किया। लेकिन जैसे हमें मालूम है, जो ग्राउंड से हमें जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं था, वो पहाड़ की एक साइड चोटी पर उन्होंने अगर बॉम्ब गिराया या तो आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव का यही मतलब है कि जो नॉन मिलिट्री टारगेट को उन्होंने अटैक किया है। बट ज़मीर साहब, एट द सेम टाइम इट सीम्स एज इफ जो एटलीस्ट यू नो टू अ ले पर्सन तो यही समझ आते कि जैसे इंडिया इस वक्त ये कह रहा है कि ये हमने पुलवामा के बदले में नहीं किया, ये तो कोई और एक अटैक हम पे आने वाला था जिसको हमने प्रीएम्प्ट किया है। क्या ये सही एक इंटरप्रिटेशन होगी इसकी? जब वो कहते हैं प्रीएम्प्टिव जी, तो इसका यही मकसद निकल सकता है कि आप पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन से पहले अगर आप कर दें। बट इसी वजह से मैं हंस रहा था कि ये इसका इन स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल सेंस कोई मकसद, मतलब इसका कोई मकसद मतलब नहीं निकलता है और इनको एक्सप्लेन करना होगा अपने बाशिंदों के लिए, अपने नेशनल्स के लिए कि इन्होंने एक्चुअली करने की क्या कोशिश की है। जो मुझे लगता है ये एक तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कम, लेकिन अपनी मोदी साहब की जो अपोजिशन है उसके तरफ ज़्यादा ये इस एक्शन का पर्पस है कि वो डोमेस्टिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारी गवर्नमेंट बड़ी मस्कुलर है और हम रिएक्ट करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने ये एक्शन लिया है।
तो वो इस तरह से अपनी जो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म जो भी होना शुरू हुई थी और होगी आगे जाके, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने ये इक़दाम किया है, मुझे ये लगता है। और दूसरा, और इन्होंने एक तरह से केयरफुली इसको ऐसे लेवल पर रखा है कि इतना ज़्यादा हमें इंस्टिगेट ना करें उनकी तरफ से, प्रोवोकेट ना करें कि जी अगर खुदा ना खास्ता कोई मिलिट्री बेस पर होता या फौजी हमारे मारे जाते या एयरफोर्स या इवन सिविलियन हमारे अगर मारे जाते जो इस अटैक में हुआ, तो फिर हमारा जो रद्द-ए-अमल होता वो और भी ज़्यादा। मगर ज़मीर साहब, इस पे बहुत ज़्यादा जो तनकीद आ रही है वो तो यही आ रही है ना कि देखें ये एक रेड लाइन सी क्रॉस हुई है, इन द सेंस के ना सिर्फ उन्होंने स्ट्राइक की कोशिश की या स्ट्राइक की, वो ऑब्वियसली उनका दावा है कि स्ट्राइक की, हम कह रहे हैं कोशिश की, मगर उन्होंने हमारी एयर स्पेस को तो वायलेट किया, उनके प्लेन्स अंदर आए हैं। सो उस तरह तो एक ये बहुत सीरियस एस्केलेशन भी है, इन अ वे एस्केलेशन है, एक अग्रेशन है। और हम जब ये अटैक हुआ पुलवामा में और उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी हुकूमत ने उनको ऑफ़र किया कि आप हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप अगर कोई एक्शनेबल एविडेंस देते हैं तो हम करेंगे। उन्होंने टॉक्स का ऑफ़र किया, तो उसी वक्त से पाकिस्तान का जो पोजीशन थी वो तो उसको डी एस्केलेट करने के लिए थी। जी बिल्कुल। और मोदी साहब ने भी कल या परसों एक दो दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था, इफ यू रिमेंबर, कि हम नेगोशिएशन के थ्रू करेंगे, हम डिप्लोमेटिक के थ्रू करेंगे, जवाब जो भी देंगे हम डिप्लोमेटिकली देंगे, उनको आइसोलेट करेंगे, ये करेंगे। तो अब उन्होंने ये एक अग्रेसिव स्टेप लिया है, वायलेशन की है। और जो भी हो, मतलब अगर वो कह सकते हैं कि जी हमने तो LOC की क्रॉस किया, पाकिस्तानी बॉर्डर को नहीं क्रॉस किया। जी पॉइंट ये है कि अगर जहाँ के जो भी उन्होंने गिराया है वो आके KP में गिरा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और वो तो यही क्लेम कर रहे हैं कि वो तो तो कि उन्होंने पाकिस्तान डीप इनसाइड पाकिस्तान उन्होंने अटैक किया। तो दिस इज नो डाउट कि ये एक एग्रेशन है पाकिस्तान के खिलाफ और ये एस्केलेशन है सिचुएशन में। और आज जिस तरह से फैसला हुआ है कि हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। ज़मीर साहब, तो इसके ऊपर जो हमारा डिप्लोमेटिक रिस्पांस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आई मीन अगर आपको इस वक्त तजवीज़ देनी होती हुकूमत को कि ये 2-3 चीज़ें आप ज़रूर करें जिससे ना सिर्फ कि सिचुएशन डिफ्यूज़ हो मगर जो हमारा एक पैगाम है जो दुनिया को जाना चाहिए, वो क्या 2-3 स्टेप्स हैं जो हम इस वक्त ले सकते हैं? कुछ चीज़ें तो हमने की हैं, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को हमने कांटेक्ट किया है, दूसरे जो बड़े ममालिक हैं उनकी गवर्नमेंट्स को कांटेक्ट किया है, चीन को, रशिया को, US को। हमने यहाँ जो सफ़ीर हैं उनको भी ब्रीफिंग्स दी हैं अपनी तरफ से। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहूँगा, क्योंकि हमने जो अब तक चीज़ें अहम चीज़ें जो हमने जिस चीज़ को हाईलाइट करने किया है वो ये है कि हमने टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं और हम अगर कोई टेररिज्म एक्ट हुआ है, टेररिस्ट एक्ट हुआ है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ जो हमें हाईलाइट करनी चाहिए थी और अभी भी मौका है हमें करने का, कि जी ये मसाइल चलते रहेंगे, इस किस्म के हादसात और भी होंगे जब तक आप कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ ज़्यादती करते रहेंगे और उनकी जो खुद इरादियत है उसको डिनाई करते रहेंगे, उनके ऊपर आप जुल्म करेंगे, तो वो बाय नेचर एनी ह्यूमन बीइंग जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। मगर ज़मीर साहब, उसमें आप कह तो सही रहे हैं, मगर लगता हमेशा ये है कि जब भी ज़रा ज़्यादा फोकस होने लगता है ऑन द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वैली के अंदर, तो कोई ऐसा वाक़या होता है कि जिसके बाद जो सारा फोकस है वो शिफ्ट हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। एंड द मोमेंट द अटेंशन इज़ शिफ्टेड टू इंडिया पाकिस्तान, तो फिर ये होता है कि लोग जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो एक जिसको हम कहते हैं कि एक जो क्राइसिस है ह्यूमैनिटी का और ह्यूमन राइट्स का वैली में, वो सेकेंडरी इशू बन जाता है। क्योंकि इस वक्त भी देखें इस वक्त क्या सूरत हाल होगी या दुनिया को क्या नज़र होगा कि एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है 2 न्यूक्लियर पावर्स के अंदर।
तो यही तो मसला है कि हर दफ़े जो है वो अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है टू इंडिया एंड पाकिस्तान, और वो जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो वैली है उधर से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। ये इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो रूट कॉज है ना उसको हल करने की ज़रूरत है। मतलब आप ये बैंड एड अप्रोच जो हम करेंगे कि अभी हम बैंड एड अप्रोच हम करते हैं या इंडिया करता है? दोनों साइड से होगी ना अभी और एक आलमी बरादरी से भी होगी आपके ऊपर कि जी आप लोग बातचीत करें, आप अपनी टेंशन्स को कम कर दें, लाइन ऑफ कंट्रोल से फायरिंग कम कर दें, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, उससे मोमेंटरली डी एस्केलेशन हो जाएगा, लेकिन जब तक हिंदुस्तानी फ़ौज कश्मीरी अवाम के ख़िलाफ़ बर्बरियत से पेश आएंगे और उनको रिप्रेस करते जाएंगे जिस तरह से वो करते आ रहे हैं इतने सालों से, तो ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा। तो उस साइकिल को एंड करने के लिए इस मसले का हल ढूंढने की ज़रूरत है। तो ये मेरा कहना है कि हमें हमारी सकाफत को, हमारी डिप्लोमेसी को, हम हर तरह से हमें इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ज़मीर साहब, जो एक दूसरा आज लगता ऐसे है कि जैसे ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इंडिया ने एक रेड लाइन क्रॉस की है, मगर इंटरनेशनली कोई ख़ास हमें अभी तक रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा, कोई ज़्यादा कॉन्डेमनेशन नहीं हुई। क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक थोड़ी सी डिप्लोमेटिक डिफ़ीट है एट द मोमेंट, या अभी क्योंकि वाक़या हुआ है सो हम कहें कि अभी वक्त चाहिए और रिस्पांस आएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी से? मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त चाहिए। अभी तो दुनिया में और भी चीज़ें बहुत सी हो रही हैं लेकिन ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। लेकिन अब तक दुनिया को पूरी तरह से इस वाक़े की जो अहमियत का पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं हुआ है, और उनके पास इसके बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी बहुत ही लिमिटेड सी है। वो हिंदुस्तान की ऑफिशियली आप देख लें, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है बेसिकली। इंडिया ने उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं या दूसरे, उन्होंने जो आगे जो स्टेटमेंट दिया और कोई सवालों का जवाब ही नहीं दिया और वो चले गए, वो उठ के चले गए। उससे क्या इंडिकेट होता है कि जिस तरह उन्होंने किया, क्योंकि जैसे कोई कह रहा था कि जब पिछली दफ़े उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था तो उनके मिलिट्री ऑफिसर्स ने भी उस पर बात की थी और बस बताया था। इस दफ़े सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी, और वो भी जवाब लिए, मतलब कि कोई सवाल नहीं उन्होंने लिए, स्टेटमेंट पढ़ी और निकल गए। व्हाट डज दैट सीम टू इंडिकेट एज समवन जिनका एक एक्सपीरियंस है डिप्लोमेसी का, कि उससे क्या इंडिकेशन मिलता है? देखिए, अगर इन्होंने कोई वाकई कोई मार्का मारा होता ना तो ये सारी दुनिया में चिल्लारे फिर रहे होते हैं कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है जी। ठीक है, द फैक्ट कि ये नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इन्होंने इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। सही, इस वजह से कि उन्होंने क्लेम करके चले गए हैं कि जी हमने पाकिस्तान की जाके वहाँ बमबारी की और 300 लोग मार दिए। 300 लोग, आपको कैसे पता? रात की 1 तारीखी में आपने बमबारी की है, बिल्कुल आपको 299 थे या 300 थे, आपको कैसे पता लगेगा? जब तक आप ग्राउंड चेक नहीं करते हैं। अगर आप ग्राउंड है तो आप बताएं, उसकी लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड बताएं, उन जगहों की जहाँ पर वो कैंप्स थे जिनको आपने डिस्ट्रॉय किया, वो भी आप नहीं बता रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। और ये सिर्फ इसको आपका क्या ख्याल है कि डोमेस्टिकली क्या मोदी साहब जो हैं इसको सेल कर पाएंगे एज अ सक्सेसफुल स्ट्राइक? आई डोंट थिंक कि उनकी जो अपोजिशन है, अपोजिशन लीडर्स हैं, राहुल गांधी हैं या दूसरे हैं, वो इस चीज़ को मानेंगे। वो अपनी फौज और अपनी एयरफोर्स की तनकीद नहीं करेंगे जिस तरह हम एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये किस्म की कहानी वो इसको एक्सपोज करेंगे और आगे अभी अब से लेके जब तक इलेक्शंस होंगे तो ये चीज़ें बाहर और आएंगी। बट डू यू थिंक कि ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे जब इलेक्शंस हैं और बीजेपी जो है वो विप अप कर रही है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट, तो अपोजिशन पार्टीज कितना कोई इसको डिस्क्रेडिट कर पाएंगी? जैसे ऑब्वियसली महबूबा मुफ्ती ने तो आज सवाल खड़े कर दिए हैं, मगर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी हैं, आपके ख्याल में वो क्या बहुत इसको तनकीद कर पाएंगे और विल ही बी एबल टू ब्लो होल्स, या उनके ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि वो इसको सेल करें? मेरे ख्याल में वो फौज की तनकीद तो नहीं करेंगे जी,
لیکن ضرور اپنے اپوزیشن جو ہے مطلب پرائم منسٹر مودی کی حکومت کی تنقید کریں گے، کیونکہ وہ اس چیز پر ان سے سوال پوچھیں گے کہ جی آپ کے دور میں کشمیر میں جو مسئلے تھے ان مسئلوں کو ان مسائل کا آپ نے کیا حل نکالا ہے؟ آپ جب آپ کی حکومت شروع ہوئی تھی مودی صاحب کی، اس وقت تو انہوں نے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم کشمیر کو ہم حل کر دیں گے، ایسے ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس کے برعکس جو ہے وہاں پر کشیدگی اور بڑھ گئی ہے، اور اب 700,000 ٹروپس جو تھیں ان کی انڈینز، اب اس سے بھی زیادہ ان کو فوج کی ضرورت پڑ گئی ہے وہاں پہ، تو کشمیر کے حالات تو اور خراب ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، اس پر وہ سوال کریں گے کہ آپ نے پھر حاصل کیا کیا ہے اتنے اس میں۔ بہت بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کال ہوا ہے، اور ہم پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ظالم ہو رہے ہیں کشمیر میں، بچے مر رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو، ایک پوری نسل کو اندھا کیا جا رہا ہے۔ وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کریں، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے افواج کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کریں۔ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں، ہمیں اپنے ملک کی سلامتی چاہیے، اپنے افواج پاکستان کے پیچھے کل بھی کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی ہے، اس کے تناظر کے اندر جو جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا کال کیا گیا ہے۔ اپوزیشن تو کچھ عرصے سے کہہ رہی تھی کہ ایک جوائنٹ سیشن کال کیا جائے اور یہ سارا ایشو جو انڈیا پاکستان کا ہے وہ ڈسکس کیا جائے، مگر آج جو وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کو چیئر کیا، اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جوائنٹ سیشن کال کیا جائے گا اور پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا۔ 2015 کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن کال کیا جا رہا ہے فارن پالیسی کے حوالے سے۔ 2015 کے اندر یمن کے حوالے سے یہ جوائنٹ سیشن کال کیا گیا اور اس میں یمن کے حوالے سے ایک ریزولوشن پاس کیا گیا۔ آج بھی نیشنل اسمبلی کے سیشن کے اندر اپوزیشن لیڈرز نے بھرپور طریقے سے مذمت کی انڈین اسٹرائک کی، اور اسی حوالے سے اب جوائنٹ سیشن کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان، جو سینئر رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور سابق وزیر دفاع۔ ویلکم ٹو دا شو خرم صاحب۔ خرم صاحب، تو اس وقت جو یہ سچویشن ہے اور آپ پارلیمنٹ میں آج بولے بھی ہیں، تو یہ جو جوائنٹ سیشن ہے یہ کس طرح کا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے جو ساری اس وقت کشیدگی ہے ہمارے بارڈرز پر؟ جوائنٹ سیشن کا فائدہ تبھی ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ کھل کر اپنی اسٹریٹجی واضح کرے۔ میں نے آج مطالبہ کیا قومی اسمبلی میں کہ تین چیزیں انہوں نے واضح کرنی ہیں کہ پاکستان کا جنگی رسپانس کیا ہوگا اس اٹیک کے جواب میں، پاکستان کا ڈپلومیٹک رسپانس کیا ہوگا، اور تیسرا پاکستان کا جو انفارمیشنل جو میڈیا کا رسپانس ہے 21ویں صدی میں۔ یہ تینوں رسپانسز جو ہیں بیک وقت ساتھ ساتھ جانے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ابھی اس میں زیادہ کلیئرٹی نہیں آئی، اور تینوں چیزوں پہ ہم نے چونکہ ڈپلومیٹک کے معاملے میں بڑا واضح مطالبہ کیا کہ پاکستان کو OIC کے اجلاس میں جو ہندوستان کو مدعو کیا گیا ہے بطور ایک مہمان، اعزاز کے مہمان کے، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انویٹیشن ودرا ہو، اور اگر نہیں ہو سکتی تو پھر پاکستان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے اجلاس کا، چونکہ بڑا کلیئر آپ نے دکھایا بھی کہ جو ملک ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، تو کس طرح ہم جو ہے ان کو وہاں جو دعوت دے سکتے ہیں؟ یہ تو ہمیں پہلے ہی نہیں کر دینا چاہیے تھا حکومت کو، مطلب کہ ہم نے انتظار کیوں کیا اسٹرائک کا کہ ہم بڑی مانی خیز خاموشی تھی، جس کی وجہ سے کل سے میں نے بھی اس ایشو کو ریز کرنا شروع کیا کہ حکومت اس پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہندوستان کے اوپر۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو اتحاد تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، انہوں نے، ان کے نمائندوں نے کہا کھڑے ہو کر کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے، کیونکہ اب جب یہ ہم آن ایئر ہیں
तो तकरीबन 17 घंटे हो गए हैं इस वाक़े को। तो हमें तो वज़ीर आज़म ने ये वादा किया था कि वो सोचेंगे नहीं और रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन गालिबन सोच का दायरा वसी से वसी होता जा रहा है और अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही। लेकिन जो भी फैसला करेगी हुकूमत, हम उसके साथ खड़े हैं। साथ ही हमें ये ज़रूर हमारा मुतालबा है कि जो डिप्लोमेटिक साइड है, हुकूमत की तरफ से एक बहुत सीरियस डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होना चाहिए हिंदुस्तान को बतौर एक एग्रेसर कंट्री एक्सपोज करने का, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि जो पाक हिंद ताल्लुकात की जो दलदल है 71 साल की, उसके अंदर ये मामला दब जाए। चूंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं, हिंदुस्तान ने एक बहुत मैं समझता हूं कि वो आग से खेले हैं आज पाकिस्तान के ऊपर हमला करके, कि जब दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्स हैं, उन्हें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान की चूंकि कन्वेंशनल जो स्ट्रेंथ है आर्मी की, वो हिंदुस्तान के मुकाबले में कम है। लिहाजा पाकिस्तान की रिलायंस जो है, वो पाकिस्तान जिस पर बात करता है, पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर जो रिस्क है और डिटरेंस है, उसको मैनिपुलेट करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो ये बात उन्हें अच्छी तरह मालूम है हिंदुस्तान को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये काम किया। तो हमें जो है इसके ऊपर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और पूरी दुनिया पर ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि कौन मुल्क है जो इस खित्ते को, और अगर खुदा न खास्ता मैं तो डरता हूं ये नाम भी लेने से न्यूक्लियर वॉर का, तो पूरी दुनिया के ऊपर उसके इफेक्ट्स हैं। तो ये जो है ये जो टिट फॉर टैट स्पाइरल्स हैं जिसका एक खदशा मौजूद है, वो हमें खुलकर बात करनी चाहिए। और जो भी हिंदुस्तान ने आज क्लेम्स किए हैं उस पर भी सवालात कल उठेंगे कि भाई आपने क्या एस्टिमेट आपने कैजुअल्टीज का किया है। वहां की तरफ से खबरें आई हैं कि 300 की डेथ हुई है, कोई ये बात कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है उस एस्टिमेट की बेसिस नहीं है। उन्हें कौन सी तस्वीरें हैं उनके पास जो वो कह सकें। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी इंटेलिजेंस ऐसी थी जो पुलवामा को नहीं रोक सकी, लेकिन ये बता दिया कि किधर अटैक करना है। बट खुर्रम साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि हमें इंडिया को एज एग्रेसर पेंट करना चाहिए, इंटरनेशनली हमारा डिप्लोमेटिक रिस्पांस होना चाहिए। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब ने कहा था कि फौरन रिएक्शन देना चाहिए, और अभी 17 घंटे हो गए हैं नहीं दिया। तो ये क्या हम दोनों काम कर सकते हैं? डू वी नॉट हैव टू फोकस ऑन वन? अगर हमने इंडिया को एज एग्रेसर पेंट करना है तो फिर हमें डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स पे ही फोकस करना चाहिए और रिटेलिएशन की तरफ नहीं देखना चाहिए इस स्ट्राइक को, या हम ये दोनों काम कर सकते हैं कि हम रिटेलिएट भी करें और हम दुनिया को ये भी समझा सकें कि इंडिया इज़ द एग्रेसर इन दिस गेम? देखिए, हमें अपना दिफा भी तो करना है, और मैंने ये कहा, मेरा व्यू है कि किसी मुल्क की उतनी ही खुद मुख्तारी है जितनी का वो दिफा कर सके। ये गालिबन 1971 के बाद सबसे सीरियस इंकर्जन हुई है पाकिस्तान की एयर स्पेस में हिंदुस्तानी फाइटर जेट्स की। वक्तन फ़क्तन कोई उनके फाइटर जेट्स, ड्रोन्स आते रहे जिनको हमने गिराया है, लेकिन एक जो सीरियस और एक से ज़्यादा जो प्लेन्स थे जो ISPR ने कहा कि तो इसका हमें बहरहाल अपने डिफेंस में इसको सिर्फ हम छोड़ नहीं सकते, बिकॉज हिंदुस्तान फिर एम्बोल्डन हो जाएगा कि वो अगर एक अगला कभी कोई क्राइसिस पॉइंट आता है तो वो ज़्यादा ज़ोर से स्ट्राइक करे कि पाकिस्तान तो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो इस पे मेरा जो ये ख्याल था कि जब से 3 दिन पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग हुई थी और उसमें अफवाज पाकिस्तान को ये तफवीज़ कर दिया गया था कि वो खुद डिटर्मिन करें क्या रिस्पॉन्स है, तो उनके पास ऑप्शंस होंगे कि कौन से ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑप्शन भी जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया गया। तो हमें जो ये जो पाकिस्तान का दिफा है, हकीकत यही है कि जो हमारे वहाँ फौजी मौजूद हैं उनको हमें तो असल में उनको सिग्नल भेजना है कि पूरी कौम उनके पीछे मुत्तहिद खड़ी है। जी खुर्रम साहब, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, जो पाक भारत की बढ़ती कशीदगी है और उसी तनाजुर के अंदर जो जॉइंट सेशन कॉल किया गया है। खुर्रम साहब, ये जो जॉइंट सेशन कॉल किया गया है, इसके अंदर आपकी पार्टी की तरफ से हम कौन सी ऐसी स्पेसिफ़िक तजावीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप प्रेजेंट करेंगे एडवाइस करने को या गाइड करने को हुकूमत में? क्योंकि आपने भी जब पावर में थे तो एक ऐसी ही सिचुएशन थोड़ी बहुत देखी थी जब इंडिया ने क्लेम किया था कि उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है हमारी टेरिटोरी के अंदर।
जी हमारा तो यही है कि जितना हुकूमत शफाफियत से इस मामले को सामने लेकर आए, हमारा तो यही इसके अंदर 2-3 इश्यूज जिस पे हम बात करेंगे। खुर्रम साहब, बट अगर इन कैमरा सेशन नहीं है, ये ओपन सेशन है, तो आप कितनी एक्सपेक्ट करें शफाफियत या कितनी डिटेल एक्सपेक्ट करें हुकूमत से? इस चाहिए कल सुबह तक अगर ये इन कैमरा हो जाए ताकि खुलकर बात हो सके। आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है? अभी तक तो रिक्वेस्ट नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को भी पता चलना चाहिए कि उनकी जो सिक्योरिटी का सवाल है और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है, कश्मीरियों की ज़िंदगियों का सवाल है। हमारा तो इशू यही है कि हमें एक तो ये जो हिंदुस्तान का मामला है जिसके ऊपर हम बार बार अप एंड डाउन होते हैं, पहला इशू जो सॉल्व करना है वो यही है कि हिंदुस्तान को क्लियरली, इसलिए मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्स ज़रूरी है, बता देना है कि वो हमारी सरजमीन पर नहीं आ सकते। ये वाज़ेह होना चाहिए, ये रेड लाइन होनी, ये रेड लाइन है जो आज उन्होंने क्रॉस की है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, मुस्लिम लीग नून की भी 5 साल हुकूमत रही है जिसमें बहुत सीरियस इश्यूज थे टेररिज्म के, जो हम अब जबकि इस हुकूमत को एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ एक प्लेटफॉर्म और ऐसी बुनियाद मिली है कि पाकिस्तान को इंटरनल टेररिज्म का उस तरह सामना नहीं है, वो अल्लाह ताला के करम से मसला सॉल्व होकर इन तक पहुंचा है, तो फिर हमें जो है वो अपनी डिप्लोमेसी को एक नई जहद देनी है, और डिप्लोमेसी प्लस जो इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर है, क्योंकि आज जब कोई भी वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म तकरीर करते हैं, वो बैक वक्त अपने मुल्क के लोगों को, दुश्मनों को, न्यूट्रल लोगों को, पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहे होते हैं। और मुझे इसीलिए दुख हुआ कि आज जो वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तसल्ली बख्श नहीं थी, उसमें ज़्यादा मवाद होना चाहिए था। किस हवाले से ज़्यादा? इस हवाले से कि वो उन्होंने कहा, मैं चूँकि क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस मौके पे, लेकिन बहरहाल जो एक्सक्यूज़ दिया गया कि जी रात के अंधेरे में हुआ तो हमें तो पता ही नहीं चला कि एयरफोर्स ने कर दिया, तो हमें तो कि कितना डैमेज हुआ। तो देखें ना, जो दुश्मन का हमला है वो 9 to 5 तो नहीं होता ना, वो तो 24 घंटे का चौकन्नापन है जो पाकिस्तान को मेंटेन करना है। तो इस लिहाज से भी, और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जबकि पाकिस्तान की अफवाज ने पिछले ख़ास तौर पे 2015 के बाद से एक बहुत बड़ी टेररिज्म की जंग लड़ी है, उसको रीटूल करना और उसके लिए वसाइल तलाश करना वो बड़ा अहम मसला है। और एक जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर मेरा व्यू है कि पाकिस्तान के दिफा को सब मजबूत करने के लिए सब जो अहम तरीन चीज़ है कि पाकिस्तान की मुआशी नमू जो है वो अगले 10 साल 7% रहेगी, तो तभी हम जो है उस करीब पहुंच पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का और हमारा डिफरेंशियल जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो हमें जो है अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। ये बात कल के सेशन में होनी चाहिए कि मुआशी मजबूती के बगैर दिफाई मजबूती का ख्याल खाम है। खुर्रम साहब, बट ये तो लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म के अंदर तो एक डिप्लोमेटिक रिस्पांस जो होगा वो बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर आप कोई स्पेसिफिक तजवीज़ देना चाहेंगे हुकूमत को? जी, हम तो हुकूमत को ये कहना चाहेंगे कि ये जो जिस मैंने कहा ना कि एज एन एग्रेसर एक्सपोज करना है, ये बात इसी करना चाहिए कि हिंदुस्तान का ये ख्याल है, खाम ख्याल है कि वो ये ब्रिंकमैनशिप जो है जिसका आज उन्होंने मुजाहरा किया है वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। हमें हिंदुस्तान को अपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव से ये बताना है और दुनिया को भी बताना है कि आप ये ब्रिंकमैनशिप अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान बीइंग हमारे पास चूंकि कम कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, हमारी रिलायंस जो है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर और टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर वो भी ज़्यादा है। और डिप्लोमेसी में ये भी जाहिर करना है कि हिंदुस्तान का जो कोल्ड स्टार्ट था जिसको कहते थे कि कोई चीज़ नहीं है, वो अब उसका एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं कि कोल्ड स्टार्ट मौजूद है, उसकी तमाम एविडेंस मौजूद है। तो ये कह देना कि जी हिंदुस्तान तो सिर्फ चाइना की तरफ देख रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान का अभी भी जो एग्रेसिव पोस्चर है वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट है और उसको भी एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है, और मैं भी खुद भी कोशिश करूंगा कल मैं उसको एक्सपोज करूं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।